प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको शुरू से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ। अब तक मैं हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण ये सारे मैं पूरा कर चुकी हूँ। आज से मैं हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल शुरू कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आदिकाल के बारे में अनेक विद्वानों के जो विचार थे वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आदिकाल का नामकरण। दोस्तों, आदिकाल का जो समय है वो 1000 से 1350 ईस्वी माना जाता है। हालांकि जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत से लेके 1375 विक्रम संवत मानते हैं, परंतु यह सारे विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जो सारे विद्वानों द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले आपको आदिकाल का समय सीमा बता दी। पहला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले चरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आदिकाल नाम से जानते हैं। इस काल के प्रारंभ में अपभ्रंश एवं हिंदी भाषा का मिश्रण रूप प्रयोग में लाया जाता था। इस मिश्रित हिंदी को बहुत से विद्वानों ने अपने अपने अनुसार नाम दिया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, जब किसी भी नए भाषा की शुरुआत होती है तो पहले पिछले भाषा और नए भाषा को मिला के कुछ रचनाएं की जाती है, क्योंकि एकाएक ही कभी कोई नई भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो हिंदी से पहले कौन सी भाषा प्रचलन में थी? वो थी अपभ्रंश। दोस्तों, जब एक नई भाषा का विकास होता है तो उससे पहले जो भाषा प्रचलन में थी वो धीरे धीरे अपने जब अंत को प्राप्त होती है, उसी समय उस नए भाषा का जो शुरू होना है वो शुरू हो जाता है। मतलब बीच का समय कुछ ऐसा होता है कि वो ना तो अब पहले की भाषा रहती है, न ही अभी की भाषा। वो बीच का समय दोनों भाषाओं का मिश्रण रूप होता है। जैसे कि हम लोग अगर हिंदी भाषा के प्रारंभ की बात करें तो हिंदी से पहले हम अपभ्रंश भाषा जानते हैं, जो कि उस समय प्रचलन में था। जब अपभ्रंश भाषा का ह्रास होने लगा, उसी समय हिंदी भाषा का उद्भव होना शुरू हुआ था। मतलब वो जो समय है वो हिंदी और अपभ्रंश दोनों भाषा का मिश्रित रूप था। तो इस जो मिश्रित भाषा है उसे अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिया है। चलिए हम लोग उन नामों को देख लेते हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इन दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप को प्राकृताभाष हिंदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये अपभ्रंश और मिश्रित हिंदी को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी कहते हैं। अगर मैं डॉक्टर नगेंद्र की बात करूं तो ये इन दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप को विकसित अपभ्रंश कहते हैं। और चौथे हैं डॉक्टर भोला शंकर व्यास। ये इसे अवहट करके पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सबसे भी प्रश्न एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे मैं बोलूँगी कि इन सब का नोट्स बना के आप रखें। दोस्तों, अब हम लोग आदिकाल के नामकरण पे आते हैं कि आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या क्या दिया है। पहला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है, जो निम्नलिखित है। दोस्तों, आदिकाल के नामकरण को लेकर सदा ही विद्वानों में मतभेद रहा है। कोई भी विद्वान एक नाम से सहमत नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग आदिकाल नाम को सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि इसे अनेक विद्वानों द्वारा माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आदिकाल का नामकरण। दोस्तों, जब मैं आपको हिंदी साहित्य की परंपरा पढ़ाना शुरू की थी तभी मैंने आपको बताया था
कि हिंदी साहित्य लिखने की जो पहला प्रयास है वो किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। परंतु गारसादा तासी ने काल विभाजन या किसी भी काल के नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया है, इसलिए उनके द्वारा कोई भी नामकरण हम नहीं देखते। दूसरा जो प्रयास किया गया था वो क्या किया था? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है, उन्होंने भी अपने काव्य में किसी तरह का कोई भी काल विभाजन या नामकरण नहीं दिए थे, इसलिए उनके द्वारा भी कोई भी नामकरण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। पर तीसरा प्रयास जिन्होंने किया था वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों वो प्रामाणिक भी माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का शुरुआत किया था और इन्होंने सारे कालों का नामकरण भी किया था। इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने आदिकाल की समय सीमा बताई थी 700 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक। हालांकि जो सर्वमान्य समय है वो 700 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का है। मतलब इन्होंने आदिकाल में जो रचनाएं प्रस्तुत की है वो अपभ्रंश की अनेक साहित्य को अपने में समेटे हुए हैं। और जहाँ तक इनके आदिकाल का नामकरण इन्होंने चारण काल रखा है, ये कहना दोस्तों काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि यह समय चारण कालों का तो था, पर चारण जो थे वो किसी प्रकार का कोई भी साहित्य रचना नहीं किए थे। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि चारण कौन होते थे। क्या आप जानते हैं कि चारण कौन होते थे? मैं आपको बता रही हूँ, चारण ये लोग होते थे जो रासों को, आप आदिकाल में आगे बहुत से रासों ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसी रासों ग्रंथ को क्या करते थे, सड़कों पे या रास्तों पे या मोहल्लों में क्या करते थे, गाया करते थे। चारण मतलब ये होता है किसी चीज़ का बार बार उच्चारण करना। ठीक है, तो वो क्या करते थे, रासों ग्रंथ को गाया करते थे और लोगों को उसको सुनाया करते थे। ऐसे लोगों को चारण कहा जाता था। लेकिन जो चारण होते थे क्या करते थे, किसी भी काव्य का रचना नहीं किए थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन ये साबित करने में भी असमर्थ रहे कि किसी ने चारण ने कोई भी ग्रंथ की रचना की हो, इसलिए इनके द्वारा जो नाम चारण काल दिया गया ये सर्वमान्य नहीं है। दोस्तों अगर मैं दूसरे प्रयास के रूप में बोलूं तो दूसरा प्रयास मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने काल विभाजन किया था और इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या किया था, प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा था। पहला पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल की शुरुआत ये 700 विक्रम संवत से लेके 1300 विक्रम संवत तक ये करते हैं। ठीक है, और वहीं ये उत्तर प्रारंभिक काल का समय 1300 से लेके दोस्तों कहाँ तक कर देते हैं, 1444 विक्रम संवत तक कर देते हैं। मतलब ये एक बहुत ही लंबा समय है जो कि एक काल के रूप में कभी भी नहीं हो सकता। 800 के लगभग क्या हो गया था, अपभ्रंश का हार्श होना शुरू हो गया था और इसी के बीच छिटपुट हिंदी की रचनाएं भी शुरू हो चुकी थी। पर उस काल को हम लोग कदाचित हिंदी के साहित्य में नहीं रख सकते। और इसके बाद भी ये जब उत्तर आरंभिक काल का जो अंत करते हैं वो समय है 1444 विक्रम संवत। दोस्तों 1400 का ईस्वी आपको पता है ये भक्ति काल का समय था। इस समय भी जो रचनाएं की जा रही थी वो बिल्कुल भी आदिकाल से संबंधित नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने जो काल का जो नाम रखा या जो समय सीमा तय की वो कदाचित सर्वमान्य नहीं है। दोस्तों तीसरे थे रामकुमार वर्मा। इन्होंने क्या किया, अपने ग्रंथ में इन्होंने आदिकाल को दो नाम दे दिए, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। जैसा कि मिश्र बंधु किए थे, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, उसी को इन्होंने क्या कर दिया, संधि काल और चारण काल। संधि काल से ही तात्पर्य है कि इस काल में हमें अपभ्रंश और हिंदी की संधि मिलती है। जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में पढ़ाया कि जो कुछ काल ऐसा था कि जिसमें दोनों ही काल की रचनाएं रची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं,
मिश्रित हिंदी के नाम से जानते हैं या पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन्होंने जो समय सीमा तय की है संधि काल की, वो है 700 से 1000 विक्रम संवत, और चारण काल का जो ये समय बताते हैं वो है 1000 से लेके 1375 विक्रम संवत। इनके द्वारा जो समय सीमा तय की गई थी वो निश्चित ही बहुत ही बड़ी थी, इसलिए इनसे भी बहुत से विद्वानों ने नकार दिया। दोस्तों, चौथा जो प्रयास किया गया था वो किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इन्होंने बीजगाथा काल नाम दिया था आदिकाल का, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। इन्होंने क्या किया था, केवल 12 पुस्तकों के आधार पर ही इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम वो 12 रचनाएं देख लेते हैं जिसके आधार पे इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। उसके बाद हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहली रचना है विजयपाल रासो। ये नरसिंह की कृति है और 1355 में ये लिखा गया था। दूसरा है हिम्मर रासो, जो सांगरधर कृत की कृति है। तीसरा है कृतिलता और कृति पताका, जो किसकी रचना है दोस्तों, विद्यापति की रचना है। पांचवा है खुमार रासो, जो दलपति विजय की रचना है। छठा है बिसलदेव रासो, जो नरपति नाल की रचना है। सातवां है पृथ्वीराज रासो, जो आप सब जानते हैं ये किसकी रचना है, चंदवर दाई की ये रचना है। आठवां है जयचंद प्रकाश, जो ये भट्ट केदार द्वारा लिखी गई है। नौवां है जय मयंग जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि द्वारा लिखी गई है। 10वां है परमाल रासो, जिसे कवि जगनिक ने लिखा है। 11वां है खुसरो की पहेलियाँ, जिसे अमीर खुसरो ने लिखा है। 12वां है विद्यापति की पदावली, जो कि विद्यापति द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने केवल इन्हीं 12 ग्रंथों को ही लेके किसी काल का नामकरण क्यों कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक जगह कहते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। मतलब कि इन्होंने क्या देखा कि शुरू के जो 150 साल हैं उसमें किसी भी प्रवृत्ति पे मतलब की रचनाएं की ही नहीं गई, वो सबका मिश्रण की भी वो रचनाएं देखते हैं। उसके बाद जब वो 200 साल तक आते हैं तो क्या देखते हैं कि हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि वीरतापरक रचनाएं की जाने लगी। वो आगे बोलते हैं, राष्ट्रित कवि अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। दोस्तों, जब वो इस काल के 200वां साल में बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक परंपरा चल पड़ी, जिसको हम लोग रासो कहते हैं। और रासो में दोस्तों क्या होता था कि जो कवि राजाश्रित थे वो क्या करते थे, अपने आश्रयदाता की बढ़ चढ़ की प्रशंसा करते थे, उसकी वीरता का बढ़ा चढ़ा का उल्लेख करते थे। भले ही वो अतिशयोक्तिपूर्ण हो, पर वो क्या करते थे, अपने काव्य में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके उन्हें खुश करने का प्रयास करते थे। इसी के आधार पे शुक्ल जी मानते हैं कि मैंने खुद इसी को आधार बना के इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है। ठीक है दोस्तों, परंतु आगे चल के बहुत से विद्वानों ने इसे नकारा। उन्होंने कहा कि केवल 12 पुस्तकों के आधार पे आप किसी भी काल का नामकरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो इतर जो प्रवृत्तियां है उसका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग सिरे से नकार देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसमें भी जो 12 जो ग्रंथ है उसमें से 4 ऐसे हैं जो अपभ्रंश के हैं। और अगर हमें पृथ्वीराज रासो की बात करूं तो इसकी प्रामाणिकता पे भी संदेह मिला है। दोस्तों, बिसलदेव रासो, खुमार रासो, पता चला है कि ये आदिकाल की रचना नहीं है, ये 16वीं शताब्दी की रचना है। और हिमर रासो
जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, ये क्या है, इनकी बस कुछ नोट्स ही मिले हैं। मतलब ये हमें एक किताब के रूप में संकलित नहीं मिला है, इसके बस कुछ पन्ने ही हमें देखने को मिले हैं। उसमें से भी परमाल रासो क्या है दोस्तों, वो अनुपलब्ध है, मतलब उसका कहीं अता पता ही नहीं है। अगर हम लोग खुसरो की पहेली की बात करें या विद्यापति की पदावली की बात करें तो ये वीरगाथात्मक रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अनेक विद्वानों ने क्या कहा कि नहीं, हम लोग केवल 12 पुस्तकों के आधार पे किसी भी काल का नामकरण इस प्रकार नहीं मान सकते। इससे क्या होगा, धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक जो साहित्य है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उपेक्षित कर दे रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। दोस्तों, 5वें विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का नामकरण इन्हीं के द्वारा किया गया था और ये जो नाम है ये आगे जितने भी विद्वान हैं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त एक नाम है। इसलिए हम लोग वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से जानते हैं। पर इन्होंने भी जब ये नाम रखा तो इनके अंदर भी बहुत से संदेह थे। दोस्तों, ये मानते थे कि आदिकाल में भी बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य की रचना की गई, परंतु ये सिर्फ हिंदी का आदिकाल था। मतलब जो कवि पहले अपभ्रंश में लिख रहे थे वही आगे चल के हिंदी में रचना शुरू कर दिए। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आप पहले किसी और भाषा में रचना करते हैं और आप फिर आगे चल के किसी दूसरे भाषा में रचना करते हैं तो आपके अंदर जो विचार है, जो आपकी परिपक्वता है, जो आपकी अपनी अंदर की जो ज्ञान है वो आप दूसरे भाषा में भी उसी स्तर पे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषा में जब आप रचना करना शुरू करते हैं तो आप कुछ भी ऐसे ही लिख देते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी साहित्य का अता पता नहीं होता और किसी प्रकार की वो रचना की गिनती में नहीं ला सकती। आदिकाल बिल्कुल भी ऐसा काल नहीं था। इस काल में जो रचनाएं रची गई थी वो भी सचेत कवियों के द्वारा रची गई थी और उनकी जो रचनाएं थी वो भी हमें बहुत ही उच्च कोटि को देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जब ये नामकरण रख रहे थे तो उनके अंदर भी बहुत से विवाद थे। खुद कहते हैं, आदिकाल शब्द एक प्रकार का भ्रम धारणा की स्थिति करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। और ये कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, ये काल बिल्कुल भी ऐसा काल नहीं था। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि यह काल बहुत ही परंपरा प्रेमी, रूढ़िगत व सचेत कवियों का काल था। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग छठे विद्वान की बात करें तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल का नाम बीजवपन काल रखा। सातवां थे राहुल संस्कृत्यान, जिन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा क्योंकि इस काल में सिद्धों और सामंतों का बोलबाला था। इस आधार पे इन्होंने इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। आठवें हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने इस काल को शून्य काल कहा। ये नाम निश्चित ही विद्वानों द्वारा अमान्य है क्योंकि यह काल किसी भी दृष्टि से शून्य काल नहीं था। नौवां है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने इसे वीर काल कहा जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम की पर्याय ही है। 10वां है बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा और अपभ्रंश काल कहा। दोस्तों, ये भी रामचंद्र शुक्ल के नाम का ही पर्याय है। अगर हम लोग हिंदी साहित्य के पहले काल की बात करें तो सर्व विद्वानों द्वारा जो नाम है वो है आदिकाल। इसे ही सारे विद्वानों ने माना है और एक जगह जाकर यहाँ पे इस नाम को लेके सर्वसम्मति बनी हुई है। हम भी जब हम लोग हिंदी साहित्य के पहले काल का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आदिकाल ही नाम आता है। परंतु दोस्तों, परीक्षा में मैंने जितने विद्वान आपको बताए हैं उनके द्वारा जो नामकरण किया गया है
उनको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जितने मैंने विद्वान पढ़ाए हैं सबका नामकरण अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन से विद्वान ने कौन सा नाम रखा था। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसके आगे मैं कल आपको क्या क्या वजह थी जिसके कारण आदिकाल की शुरुआत हुई उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आप बहुत ही गहराई से हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।